सिस्टम, नहीं नहीं, हम हमें लिखना चाहिए द आइडिया ऑफ सोशल सिस्टम, द आइडिया ऑफ सोशल सिस्टम is having all types of collectivities. सोशल सिस्टम में सब कुछ आ जाता है, all type of collectivities. among them particularly important is society. Particularly important is society. That is a relatively self-sufficient collectivity. Relatively self-sufficient collectivity where individual and collective needs, जो भी एक व्यक्ति की और पूरे समाज की जो भी जरूरतें हैं, एक तरीके का समूह हो गया ये रिलेटिवली सेल्फ सफिशिएंट कलेक्टिविटी वेयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर फुलफिल्ड या सेटिस्फाई कह लो, आर सेटिस्फाइड and they live entirely within its framework. And they entirely live within its framework. ठीक है जी, एक ऐसा सिस्टम है सोसाइटी, एक रिलेटिवली कलेक्टिव फ्रेमवर्क है जिसके अंदर इंडिविजुअल और सोसाइटल नीड सारी फुलफिल और जस्टिफाई हो जाती हैं विद इन दैट फ्रेमवर्क ओनली एंड यू लिव विद इन इट ओनली. खत्म बात. ठीक है जी, चेंज द पैराग्राफ. Parson distinguished between four structures or subsystems. Four structures or subsystems in society in terms of the functions they perform. In society in terms of the functions they perform. चार बना दिए उसने स्ट्रक्चर सिस्टम, जैसे हमने AGIL बोला है, AGIL की तरह उसने चार बना दिए. 1 इकोनॉमी is a subsystem. Economy is a subsystem functioning for society economy is the subsystem functioning for society by adapting the environment through labor, production and allocation. तो कीवर्ड क्या हो गए कि एक आर्थिक व्यवस्था है और उसमें तीन चीजें आ जाती हैं, ये तीनों जो है काम कर रही हैं, लेबर,
प्रोडक्शन एंड एलोकेशन। ठीक है, लेबर प्रोडक्शन एंड एलोकेशन। and it adapts the environment to society's needs। हमें कहना चाहिए and it both adapts and get adapted। it both adapts and get adapted to environment needs and external realities। जो सोसाइटी की नीड है उसको अडेप्ट कर रही है, और जो एक्सटर्नल रियलिटीज हैं उसके लिए वो हो रहा है। ठीक है जी। फिर आ जाओ जी, द पॉलिटिकल सिस्टम। एनवायरमेंट नीड्स एंड मतलब अडेप्ट टू एनवायरमेंट नीड्स एंड गेट अडेप्टेड टू एक्सटर्नल रियलिटी। जो भी बाहरी सच्चाइयां हैं, जो भी एक्सटर्नल रियलिटीज है सिस्टम के बाहर जो कि इंपैक्ट करती हैं, उससे वो अडेप्ट हो जाती है। तो इट अडेप्ट्स एंड गेट अडेप्टेड, खत्म। फिर उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटी सिस्टम। performs the function of goal attainment by pursuing societal objectives। सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको परस्यू करना, by pursuing societal objectives including mobilization of actors and resources। जो एक्टर्स हैं और जो रिसोर्सेज हैं। फिर आ गया आपका फिड्यूसरी सिस्टम। ओके, फिड्यूसरी सिस्टम। ठीक है जी। यानी कि फिड्यूसरी शब्द का अर्थ क्या है, मतलब एक तरीके से लीगल, यानी जो आप कह सकते हो कि कानूनी तौर के ऊपर जो एक रिलेशन है उसको फिड्यूसरी कहते हैं। कानूनी तौर पे, एथिकल तौर पे उसको कहेंगे हम फिड्यूसरी। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप सारा चीजें मैकेनिकली और पूरी चीजें आप प्रॉपरली कर सकते हो। आप ऐसा नहीं जो मन में आया कर दिया। यूएस में, इधर यूके में ये वर्ड बहुत ज्यादा, मतलब हम जब लीगल टर्म्स की बात करते तो ये आता है। तो फिड्यूसरी सिस्टम में क्या आ जाएगा, उसका मतलब आ गया फिड्यूसरी सिस्टम इट हैंडल्स द लेटेंसी फंक्शन। यानी जो पीछे का फंक्शन है, जो दीवार के पीछे जो काम हो रहा है, इट हैंडल्स द लेटेंसी फंक्शन। जो मतलब दिख नहीं रहा है लेकिन उसके बिना काम नहीं हो सकता। इट हैंडल्स द लेटेंसी फंक्शन बाय ट्रांसमिटिंग norms and values to actors, by transmitting norms and values and internalizing them to actors। इंटरनलाइजिंग हो जाती है by allowing it to internalize them to actors। फॉर एग्जाम्पल बताओ जरा, फिड्यूसरी के 2 एग्जाम्पल बताओ मुझे। फिड्यूसरी सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ जो नॉर्म्स एंड वैल्यू ट्रांसमिट करते हैं। हस्बैंड वाइफ, हाँ करते तो है हस्बैंड वाइफ भी। बात तो सही है तुम्हारी, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और कोई एग्जाम्पल? गुड ट्राई। हेरिडेटरी सिस्टम सर। हैं? हेरिडेटरी सिस्टम, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्या बोलते हैं उसको फिर? हेरिडिटी। अरे फैमिली बोल लो ना तुम, फैमिली। हैं? फैमिली हो गया एक। और बोलो फिड्यूसरी सिस्टम, समाज के। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन।
अरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बोल लो। मैं पूछ रहा हूं तुमसे सिस्टम्स मतलब बड़े, और तुम जो है अंदर के कंपोनेंट बोलोगे। स्कूल हो गए, फैमिली हो गई, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गए, और क्या है ऐसा? सर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। प्रशासन। हाँ प्रशासन करता है, बात तो ठीक है, प्रशासन भी फिड्यूसरी सिस्टम तो रोल प्ले करता ही है, वैल्यूज इंटरलाइज कराता है वो, वरना सारे लोग ट्रैफिक का रूल ही तोड़ते रहेंगे। और बोलो, और सोचो, तुम्हें क्विक क्विक करना है पता है, बोलिए। चलो गुड एफर्ट्स। तो ये हो गया आपके फिड्यूसरी, यानी एक हो गया इकोनॉमिक, एक हो गया पॉलिटी, एक हो गया फिड्यूसरी, और चौथा क्या हो गया? इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेशन फंक्शन कौन पूरा करता है? सोसाइटल कम्युनिटी। अब सोसाइटल कम्युनिटी का अर्थ क्या है यहां पर? सोसाइटल कम्युनिटी यानी जिन्होंने कलेक्टिवली सामाजिक तौर पे कुछ चीजों को स्वीकार कर लिया। सोसाइटल कम्युनिटी तो खुद ही बोलते हैं हम समूह, लेकिन कैसे समूह? सामाजिक। जैसे लॉ है, लॉ है, पार्क के अंदर कुछ नियम होते हैं, कुत्ता घुमा सकते हो लेकिन ऐसे नहीं घुमा सकते, फूल नहीं तोड़ सकते, ये नहीं कर सकते, वरना आप तो कुछ भी करते रहो, घूमने तो आई हो, लेकिन घूमने में भी आपके लॉज हैं। तो सोसाइटल हो गया वो, सोसाइटल कम्युनिटी का एग्जांपल हो गया वो है। इसीलिए जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हो? सोसाइटी में रहते हो। अरे भाई बाकी लोग कहाँ रह रहे हैं फिर? बाकी लोग कहाँ हैं? सोसाइटी से बाहर हैं। सोसाइटी में फ्लैट ले लिया तो वो सोसाइटी बन गई, और बाकी लोग सोसाइटी से आउट हो गए हैं। कमाल हो गया जी ये तो यार, हम तो सोसाइटी में नहीं रहते फिर तो, क्यों? तो ये वाली बात है, तो आपको वर्ड देखना पड़ेगा कि वर्ड क्या है। सारे उटपटांग काम सोसाइटी में ही होते हैं, अब ओयो में हो रहे हैं, पहले सोसाइटी में होते थे, सोसाइटी में तो अब भी होते हैं खैर, लेकिन जिसे कहते हैं ना असली एंटी सोशल अड्डे जो है सोसाइटी ही है। वो जो 30 करोड़ रुपए गुड़गांव की सोसाइटी से मिले थे, वो किसी गांव से थोड़े ना मिल सकते थे। वो जो 2 फ्लैट में से 30 करोड़ रुपए है, जिसके कारण बेचारा डीसीपी और पूरा चेन बनी हुई है, डॉक्टर्स, डीसीपी और गैंगस्टर, पूरी चेन है, मतलब बताओ। वाह, अर्थ जो है कितना महान है, अर्थ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अर्थ इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन तो सोसाइटी का एग्जांपल यहाँ पे क्या हो गया? जैसे लॉ हो गया या सोसाइटल कम्युनिटी के बाकी, तो इट कोऑर्डिनेट्स वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी। In the paragraph, among all these, cultural system was most important for Parsons. Cultural system was most important for Parsons and he called himself, उसने अपने को क्या बोला? कल्चरल डिटर्मिनिस्ट। मैं कौन हूं? कल्चरल डिटर्मिनिस्ट हूं मैं। because because he was because he was seeing it as a major force. He was seeing it as a major force binding various elements of social world. उन्होंने क्या देखा कि संस्कृति क्या है? वो एक फोर्स है, एक ताकत है जो बाकी सारी बहुत सारी चीजों को बाइंड कर रही है। एलिमेंट्स ऑफ सोशल वर्ल्ड which he termed social action, which he termed not social action, which he termed action system. Action system. That means culture. That means culture mediates action between or interaction between
कल्चर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन करवाता है, मीडिएट्स इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड integrates the personality and the social systems. ये काम कल्चर कर रहा है. एंड कल्चर हैज ए पिक्यूलियर कैपेसिटी, बहुत ही उसकी एक विशिष्टता है. कल्चर हैज ए पिक्यूलियर कैपेसिटी टू बिकम कॉम्पोनेंट ऑफ अदर सिस्टम्स. बाकी इसका नहीं बन सकते, ये औरों का बन सकता है. इट इज इम्बॉडीड, ये कहां दिखता है? हाँ, peculiar capacity to become components of other systems. It is embodied in norms and values. It is embodied in norms and values. कहां मिलता है ये? नॉर्म्स एंड वैल्यूज में मिलेगा. एंड इन पर्सनैलिटी सिस्टम इट इज इंटरनलाइज्ड बाय द एक्टर. इट इज ऑल्सो हैविंग ए सेपरेट एग्जिस्टेंस. भाई औरों का कंपोनेंट तो ठीक है, लेकिन सेपरेट एग्जिस्टेंस भी है. in terms of social stock of knowledge. सोशल स्टॉक ऑफ नॉलेज क्या मतलब हुआ? सोशल स्टॉक ऑफ नॉलेज यानी कि जो ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, सामाजिक परिवेश है, सामाजिक जो मूलभूत आइडियाज विचार हैं, उनका खजाना है ये. एक तरीके से इकट्ठा हो रखा है. स्टॉक कहते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज. सारे स्टॉक वहां लिस्टेड हो गए, क्या बन गया वो? स्टॉक एक्सचेंज. तो एक खजाना है नॉलेज का, सिंबल का, आइडियाज का. which are available to social and personality systems. ये जो है सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ये किसको मिली हुई है? इट इज अवेलेबल टू सोशल एंड पर्सनैलिटी सिस्टम्स. दीज एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल सिस्टम जो हमने अभी बोले, separate existence, these aspects of cultural system is available to social and personality systems, but they do not become part of them. अवेलेबल है ये, लेकिन पार्ट नहीं बनेंगे उसके. यानी बड़ा क्या हुआ है? पर्सनैलिटी से और सोशल सिस्टम से. यहाँ पे पर्सनैलिटी और जो सोशल एंड पर्सनैलिटी सिस्टम, तो उससे बड़ा क्या हुआ? कल्चर हो गया उससे बड़ा. Change the paragraph. Parson defined culture system. Parson defined cultural system, जब सभी जगह ऐसे ही किया उन्होंने, in relationship to other action systems. पार्सन ने कल्चर सिस्टम को डिफाइन किया अदर एक्शन सिस्टम जो हमने बनाए हैं उनपे. तो क्या है कल्चर? इट इज सीन एज, क्या है ये? इट इज सीन एज, सबसे पहले क्या होगा? ये पैटर्न होगा. इसमें पैटर्न होगा, एक इसमें पैटर्न होगा, एक मतलब तरीका होगा इसके अंदर. एक ऑर्डर्ड सिस्टम ऑफ सिंबल्स. क्या होगा? ऑर्डर्ड सिस्टम ऑफ सिंबल्स दैट आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ओरिएंटेशन टू एक्टर्स. that are objects of orientation to actors. यानी कि वो ही सिंबल माने जाएंगे जो कि एक्टर्स को कुछ प्रभाव डाल रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन बना रहे हैं. यानी कि कुछ भी बना दिया. ओके, दैट आर, मतलब ये पार्सन ने बोला है, ये कल्चर इज सीन एज ए पैटर्न ordered system of symbols that are objects of orientation to actors
कॉमा इंटरनलाइज्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी सिस्टम। इंटरनलाइज्ड यानी जो आपने आंतरिक तौर के ऊपर स्वीकार कर लिए हैं, जो जा चुका है। इंटरनलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी सिस्टम। एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पैटर्न्स। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पैटर्न्स इन द सोशल सिस्टम, ये है कल्चर। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पैटर्न्स इन द सोशल सिस्टम यानी कि पैटर्न है, इट इज एन ऑर्डर्ड सिस्टम ऑफ सिंबल्स which are oriented towards the actors. They are bringing orientation to the actors. Such symbols are changing the actor, and if the actor is imbibing them, it is changing itself and becoming certain personality. Then also it is culture. And then there are institutionalized patterns, that means patterns at a larger scale, at the larger level in the social system, that is culture. समझ गए? ये की वर्ड है, इन वर्ड के बिना आप समझा ही नहीं सकते उसको। अब मुझे ये बताओ, कैन इट बी ट्रांसमिटेड? यस, तो आप लिख सकते हो, इट इज ट्रांसमिटेड रेडिली। इट इज ट्रांसमिटेड रेडिली बिटवीन सिस्टम्स, बिकॉज it is transmitted readily between systems because it is symbolic and subjective. Because it is symbolic and subjective. एक सेकेंड ना, सो व्हाट वी आर सेइंग कि कल्चर में क्या होगा कि पर्सनैलिटी भी डेवलप हो रही है और दूसरे सिस्टम के साथ आपका इंटरेक्शन भी हो रहा है और इसकी अपनी खुद की भी आइडेंटिटी है। सो दैट इज व्हाई ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ एज कल्चरल डिटर्मिनिस्ट। ओके, अब ये हमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? व्हाट इज द लास्ट पॉइंट वी हैव रिटन? It is transmitted readily between systems because it is symbolic and subjective. हाँ, बिकॉज इट इज सिंबॉलिक एंड सब्जेक्टिव, सही बात है। बट दिस but this idea of cultural system being preeminent, but this idea of cultural system being preeminent यानी बाकी सारे सिस्टमों के ऊपर बाप कौन? कल्चर। this idea of cultural system being preeminent must be questioned on the lines of on the lines of
on the lines of Parsons integrative theory. On the lines of Parsons integrative theory. उन्होंने तो integrative theory दी है ना, Parsons integrative theory. That means equal, that means या कह लो equivalency of all major, equivalency to all major levels of analysis. Equivalency to all major level of analysis. ओके अगर आप कल्चरल सिस्टम को प्रीएमिनेंट बोल रहे हो तो बाकी सारे सिस्टम है वो कहां जाएंगे? तो इंटीग्रेटिव सोशियोलॉजी में तो ये होता है, सारी चीजें इंटीग्रेट करती हैं, बराबर लेवल पे रहती हैं, यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है. सो इट इज अ सस्पेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, यू नो, इट इज अ सस्पेक्ट. ये सस्पेक्ट आप लिख दो उसके आगे, इट इज अ सस्पेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट. Change the paragraph. Personality system though having its own independence, because of its uniqueness of its own life experience, and emerging into an independent system, because of its relations to its own organism, because of its relations to its own organism. Because of its relation to its own organism. This system is derived, personality is derived from social systems and culture through socialization. Personality is structure of जो मतलब personality system या structure of personality या content of personality is derived from social systems through culturalization. Okay. So for Parson, this personality system is controlled by both cultural system and social system. वैसे तो कहता है independent है, लेकिन actually में if you read it, you will find the Parson says that the personality system is controlled by cultural and social system. Therefore, it is having a dependent status in his theoretical system. Personality system का क्या है? Dependent status हो गया है. Therefore, dependent status in his theoretical system. Dependent status है उसका. कैसे है dependent status?
because personality is defined as organized system of orientation and motivation of action. Organized system of orientation and motivation of action of the individual actor. Motivation of action of the individual actor. क्या है ये? सिस्टम ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोटिवेशन ऑफ एक्शन. System of orientation and motivation of action. The main component is, the basic component is need disposition. The basic component is need disposition. Need disposition, which is most significant unit of motivation of action, which is most important component of disposition of motivation of action. This is the most significant unit of motivation of action, and is different from innate tendencies, that is drives. हम कहते हैं ना ड्राइव, यार ड्राइव आती है मुझे इस चीज से, यार कार देखते ही यार मेरा मन ऐसे करता है. तो इननेट टेंडेंसी है ये. खाना खा लिया है लेकिन बर्गर देख के यार एक बाइट तो मार ही लेंगे. आपकी इननेट डिजायर्स कुल मिला के लास्ट में वही आती हैं. कितने ही दुखी हो लो, कितना ही दुखी हो, लेकिन कपड़े अच्छे पहनने का शौक है तो 2 घंटे बाद कपड़े अच्छे पहनने ही है. या कितना ही कह लो आपको इंसान नहीं बनना है, भाई टाइम से उठ ले, एक्सरसाइज, स्माइल, चीयरफुलनेस, नहीं जी, वो भी आपकी इननेट ड्राइव है वो भी. तो वो कह रहा है इननेट ड्राइव में और नीड डिस्पोजिशन में फर्क है. So it is different from drives or innate tendencies, which are seen as part of biological organism. वो किसका पार्ट है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का पार्ट है. यानी एक आदमी रोज शाम को मना करने के बाद भी दारू पी के अगर आता है तो वो क्या है फिर? वो इननेट ड्राइव में लाएंगे कि नीड डिस्पोजिशन में लाएंगे? इननेट ड्राइव हो गई वो धीरे धीरे. लेकिन वो पी पी के ऐसा हो जाता है, उसके माइंड की कंडीशनिंग, पर्सनैलिटी बन गया वो तो धीरे धीरे. तो नीड ही बन गई है उसकी, वो नीड डिस्पोजिशन हो गया है उसका. मोटिवेशन वैसा हो गया ना, कर करके. ड्राइव मतलब नहीं, सोशल में ले जाएंगे हम तो उसको. बिहार में देख लो आप, बिहार में जो दारू बंद की गई है, प्रोहिबिशन, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है भाई मान जाओ तुमने साला क्या कर दिया. ये हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब दिन रात बस बेल ही. खूब नोट छप रहे हैं बिहार में, खूब करोड़ों का हेरफेर, अरबों रुपए का हेरफेर हो रहा है. जिसको जो ज्यादा बोले उसका एक बॉटली चिपका दो और उसको धमकी दे दो, अपने आप पैसे दे देगा. अच्छे घरों के लोग जेल में खाम में बेल नहीं मिल रही उनको. समाज का बदल कुछ वो नहीं हो रहा. तो अभी इसीलिए बोला था कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है देयर मस्ट बी सोशल लेजिस्लेटिव असेसमेंट. जो आपका कानून आया उसका सोशल लेजिस्लेटिव असेसमेंट करो. तुम्हें ऐसी चीजें पकड़नी चाहिए अखबार से. That means need dispositions are these
सेम टेंडेंसीज, मतलब नीड डिस्पोजिशंस आर सेम टेंडेंसीज, टेंडेंसी सेम है। व्हेन दे आर नॉट इनेट, वो अंदर से नहीं है, व्हेन दे आर नॉट इनेट, अंदर से नहीं आई वो, बायोलॉजिकली आपने नहीं की, इसके लिए किया। दे आर नॉट इनेट but acquired through the process of action self, but acquired through the process of action self, action self slash social setting, चीज सेम है। acquired through the process of action self or social setting, okay, because they force actors to accept or reject objects in the environment. वो आपकी मर्जी है, आप उसको लोगे कि नहीं लोगे। मैं कुछ भी कर लूं, आप चाहोगे तो कुछ पर्सनैलिटी में चेंज करके कुछ करना चाहोगे, नहीं तो बोलता रहा भाई तू सानू की। So Parson says 3 basic types of need dispositions. पहली, फर्स्ट नीड क्या है, वो फर्स्ट वाली क्या है, इट impels या it forces actors to seek love approval, है लव एंड अप्रूवल फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स, एक ये है नीड बेस्ड। दूसरी, internalized values that lead actors to observe cultural standards. तीसरा, role expectations for appropriate responses. But here actors are shaped by combination of drives and culture. But here actors are shaped by combination of drives and culture in a passive manner. So a passive personality system will be a weak link. जो इंटीग्रेटेड थ्योरी है उसमें अगर आप पैसिव पर्सनालिटी सिस्टम की बात करो तो वीक लिंक हो जाएगा वो। स्ट्रॉन्ग लिंक कहां हुआ, जब आप खुद ही महसूस हो रहे हो, खुद ही आप उन चीजों से आपके ऊपर प्रभाव आ रहा है। नीड बेस्ड आपने कहा जरूरत है भाई, जरूरत लव की है, उसको क्योंकि अप्रूवल देना है, लव करना है। फिर उसने बोला भाई दूसरा नीड बेस्ड में उसने क्या बोला, जब हमें जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जो मैंने सीख ली है बातें उसी के हिसाब से मुझे बिहेव करना है। मैं स्टूडेंट हूं तो ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, वो कल्चरल स्टैंडर्ड हो गए। तीसरे में फिर उसने बोला भाई जो रोल एक्सपेक्टेड है मुझे वही प्ले करना है। तो आप अपना मस्तिष्क और अपनी बुद्धि या अपनी क्रिएटिविटी कहाँ आ रही है, कहीं आ ही नहीं रही। तो वीक लिंक इंटीग्रेटेड सिस्टम में सब बराबर होता है, सब एक दूसरे को बराबर तरीके से वो करते हैं, तो ये तो पैसिव हो गया ना। तो इसलिए फिर उसको क्रिटिकल टर्म पे आप बोल सकते हो कि भाई जो पार्सन का जो ये पर्सनालिटी सिस्टम है, इट इज पैसिव इन नेचर एंड ये तो ड्राइव और कल्चर से ही ड्राइव हो रहा है, ठीक है, पार्सन के बारे में हम कह सकते हैं। बट पार्सन
but Parson tried to give it some creative elements. ओके, कुछ क्रिएटिव एलिमेंट दिए उसने, बट स्टिल दिस पर्सनैलिटी सिस्टम is not having other reasonable set of properties and mechanisms, और रीजनेबल सेट की प्रॉपर्टीज और मैकेनिज्म उसमें नहीं है. And it seems Parson is not adequately focusing upon personality system like other social systems. जितना वो बाकियों पे ध्यान दे रहा था उस पर इतना नहीं दिया. The fact that his interest in internalization, internalization जो उन्होंने बोला है, internalization as socialization process, internalization as a socialization process shows passivity of personality system. Shows passivity of the personality system. He derived his interest from Durkheim's work of internalization. He derived his interest from Durkheim's work on internalization. Durkheim's work on internalization. Durkheim's work on internalization. That is वही जो हमने पहले वर्ड यूज किया था, जो आप यूज कर रहे थे, ऑल्टर ईगो, सुपर ईगो. ओके, ऑल्टर ईगो, सुपर ईगो. ब्रैकेट में लिख दो क्या, एक्सटर्नली कंट्रोल्ड. and later on Parson shifted his attention or I should say later on Parson shifted his attention
from internal meanings that the actions of people may have. That the action of people may have. तो यानी जो सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स है पर्सनैलिटी के, शुरू में तो उन पे फोकस करते थे वो थोड़ा बहुत, धीरे धीरे उन्होंने सब्जेक्टिव एस्पेक्ट पे फोकस करना बंद ही कर दिया। जब वो सब्जेक्टिव एस्पेक्ट पे बंद कर दोगे तो आप इंसाइट लेना बंद हो जाएगा। जब इंसाइट लेना बंद हो जाएगा तो अटेंशन आपका इंटरनल मीनिंग से दूर हो जाएगा। इंटरनल मीनिंग्स तो सब्जेक्टिव होते हैं ना, इंटरनल मीनिंग्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर। तो पार्सन ने आधा अधूरा मतलब ये कर कुरा के बात खत्म हो गई यहाँ पे। ओके, ऐसे ही एक लिख सकते हो आप, बिहेवियरल ऑर्गेनिज्म। बिहेवियरल ऑर्गेनिज्म, इट इज वन ऑफ द 4 एक्शन सिस्टम्स। उन्होंने कुछ खास कहा ही नहीं इसके बारे में। बिहेवियरल ऑर्गेनिज्म क्या है? वन ऑफ द 4 एक्शन सिस्टम है, वन ऑफ द 4 एक्शन सिस्टम्स। इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रेस्ट ऑफ द सिस्टम्स। इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रेस्ट ऑफ द सिस्टम। दो जेनेटिक इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये तो जेनेटिक है ना, जो भी है ऑर्गेनिज्म तो जीन्स होते हैं उसके ब्लूप्रिंट। तो दो जेनेटिक इन कॉन्स्टिट्यूशन, it is affected by the process of conditioning and learning. It is affected by the process of conditioning and learning. But मतलब ठीक है, आप इंसान हो, आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हो, आपके अंदर कुछ जीन्स हैं, जेनेटिक चीजें, लेकिन आप सामाजिक जो कंडीशनिंग हो रही है, सामाजिक जो प्रोसेस आप झेल रहे हो, उससे भी आप पे फर्क पड़ता है। लेकिन बट इन पार्सन सिस्टम इट इज बट इन पार्सन वर्क इट इज ए रेजिडुअल सिस्टम। पार्सन के काम में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एक रेजिडुअल सिस्टम है, यानी एक मेन नहीं है वो। ओके, इट इज ए रेजिडुअल सिस्टम इन पार्सन्स वर्क, बट ही मस्ट बी एप्रिशिएटेड। उनको अप्रिशिएट फिर भी हमें करना चाहिए कि कम से कम वो लेके तो आए। ही मस्ट बी अप्रिशिएटेड, बट ही मस्ट बी अप्रिशिएटेड, he must be appreciated because it led to, क्या बन गया इससे? सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी बन गई है, बायोलॉजी ऑफ बॉडी, मतलब सोशियोलॉजी ऑफ बॉडी कहना चाहिए मुझे। सोशियो बायोलॉजी एक सब्जेक्ट आ गया, सोशियो बायोलॉजी यानी लाइफ साइंस, ब्रैकेट में लिख सकते हो लाइफ साइंस एंड सोशल थ्योरी, दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। पार्सन ने जो झटका सा मारा, इससे आगे काम हो गया एक सोशियो सामाजिक, मतलब आप कह लो सामाजिक जीव विज्ञान बन गया ये सोशियो बायोलॉजी, सामाजिक जीव विज्ञान। चेंज द पैराग्राफ। when seen in terms of dynamics, in terms of dynamism, यानी कितना ज्यादा उसके अंदर एक कह सकते हैं हम पारिस्थितिकी जो बदलाव है, जो मतलब एक तरीके से सिस्टम में जो चेंजेस आ सकते हैं। when seen in terms of dynamism, Parsons structural theory when seen in terms of dynamism, Parsons structural theory was accused that, उसको आरोप लगाया गया that it cannot deal with social change, कि सोशल चेंज से डील नहीं कर पाएगी ये, that it cannot deal with social change.
it cannot deal with social change, but Parson argued that study of structure, वो जो हमने शुरू में कहा था, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट बी डन फर्स्ट. स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर पहले करो. स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट बी डन फर्स्ट बिफोर स्टडी ऑफ चेंज. बिफोर स्टडी ऑफ चेंज, जो कि नेसेसरी है लेकिन बाद में होगा ये. However, after 1960s, he was forced to change his stand. 1960 के दशक के बाद उनको अपना स्टैंड चेंज करना ही पड़ा. इसलिए वो क्या लेके आए? He was forced to change his stand. Thus came study of social evolution. सोशल चेंज को स्टडी करने के लिए क्या लेके आ गए वो? स्टडी ऑफ सोशल एवोल्यूशन. चेंज द पैराग्राफ. इवोल्यूशनरी थ्योरी. अब पार्सन ने फिर एक इवोल्यूशनरी थ्योरी दी. जो उनका जनरल ओरिएंटेशन था, his orientation to study social change was shaped by biology. His orientation to study social change, जो भी सामाजिक परिवर्तन है उसको पढ़ने का, उसको समझने का उनका जो कार्य तरीका था वो किस पे बेस्ड था? बायोलॉजी पे बेस्ड था. So he developed पैराडाइम ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज. उन्होंने क्या बनाया? पैराडाइम बना दिया, पैराडाइम ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज. भाई इवोल्यूशन बताना है ना, तो उन्होंने उसके कुछ नियम, उन्होंने कुछ सिस्टम बना दिए. पैराडाइम ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज. क्या पैराडाइम का इवोल्यूशनरी चेंज? पहला क्या है उसका कंपोनेंट बना दिया अलग अलग. पहला कंपोनेंट है डिफरेंशिएशन, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. The first component of the paradigm is the process of differentiation. The first component of that paradigm is process of differentiation. As he assumed, उन्होंने क्या माना? As he assumed that any society is having many subsystems. किसी भी सोसाइटी में बहुत सारे सबसिस्टम्स होते हैं. एक बड़ा तंत्र, एक छोटे छोटे तंत्र. तो छोटे तंत्रों के जो है इतने सारे सबसिस्टम है. दे डिफर इन बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सिग्निफिकेंस. दे बोथ डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सिग्निफिकेंस. ओके, उनमें क्या होगा? स्ट्रक्चर और फंक्शनल सिग्निफिकेंस में डिफर करेंगे वो सारे सिस्टम फॉर द लार्जर सोसाइटी. जो बड़ी सोसाइटी के तंत्र को देखोगे तो छोटे सिस्टम जो हैं वो डिफरेंशिएट भी हो जाएंगे और स्ट्रक्चर भी उनका अलग अलग होगा. नहीं, हमें लिखना चाहिए विद इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी न्यू सब सिस्टम्स आर डिफरेंशिएटेड. जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होगी नए सब सिस्टम बनते चले जाएंगे. न्यू सब सिस्टम्स आर डिफरेंशिएटेड which are adaptive to earlier system also. Which are adaptive to, नहीं हमें कहना चाहिए not adaptive to, which are more adaptive than earlier subsystem. जो नए सबसिस्टम बन रहे हैं पुराने सबसिस्टम से ज्यादा एडेप्टिव होने चाहिए वो, जैसे समाज का विकास होता है. Therefore, most essential aspect is the idea of adaptive upgrading. Therefore, most essential is the idea of adaptive upgrading. क्या हो गया adaptive upgrading? एक सिस्टम है, सिस्टम में बहुत सारे सबसिस्टम है,
सब सिस्टम के अंदर जो है स्ट्रक्चर्स है, उनका डिफरेंशिएशन है, समाज का इवोल्यूशन होता है, सब सिस्टम्स बदलते हैं, और ज्यादा डिफरेंशिएट हो जाते हैं, सब सिस्टम मिलके कोई नया सब सिस्टम बनता है, लेकिन वो समाज के हिसाब से पहले से ज्यादा अडेप्टिव होंगे, यानी समाज में अडेप्टिव भी हो गए और अपग्रेड भी हो गए। अडेप्टिव अपग्रेडिंग कह रहा है वो है। भाई ज्यादा भी पढ़ना है तुमको, ढंग से भी पढ़ना है, पेपर भी निकालना है। अब बोलो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा भी अडेप्टिव अपग्रेडिंग चाहिए। बिना अडेप्टिव अपग्रेडिंग के पेपर नहीं निकलेगा। तो पढ़ तो रहे ही हो, पर क्या अडेप्ट भी हो रहे हो, क्या अपग्रेड भी हो रहे हो? द क्वेश्चन इज दैट, क्योंकि यहां पे सिस्टम क्या है, हैं? आपके लिए सिस्टम क्या है बोलो? व्हाट इज सिस्टम फॉर यू हेयर? सर स्टडी सिस्टम को एनालाइज करना, अपनी कमियां नहीं, एक वर्ड में बताना है भाई, एक वर्ड में, जो आपको अपनी इस पढ़ाई को अडेप्ट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने सब सिस्टम बदलने हैं, सोचने के, पढ़ने के, मेहनत के, ट्रेनिंग के, वो सब आप करोगे तो ये क्यों, कौन से सिस्टम के लिए कर रहे हो? बड़ा सिस्टम क्या है? हाँ, एग्जाम। एग्जाम इज द सिस्टम हेयर। यहाँ पे क्या है? एग्जाम। आप ठीक हैं इंदु जी, या आपको सर दर्द हो रहा है? सब बहुत ज्यादा आई पेन हो रहा ऐसा क्यों? है। पता नहीं चल, मैंने सीधा लाइट भी ऑफ कर दी, लाइट से हो गई। तो आप प्राणायाम किया करो 10 मिनट ऐसे आंख बंद कर, ओके सर। 5 मिनट कर लो, 10 मिनट ढंग। इंदु शुड कंसल्ट सम आई स्पेशलिस्ट, हो सकता है हाँ, इसका चश्मा, नंबर चेंज हो चश्मा तो जाए। नहीं लगने वाला? जैसे लास्ट मंथ दिखाया था, मैं जो लगाती हूँ वो भी ब्लू रे है, सो दैट की आईज प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट रहे। हाँ, फिर भी एक बार दिखा दूँ। ऐसे ऐसे करके देखा करो, ऐसे ऐसे, यही सारे इलाज हैं। होता है, कोई बात नहीं, थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखिए। कंटिन्यू स्क्रीन देखते हैं ना, तो उससे भी होता है। मत देखो कंटिन्यू स्क्रीन, कौन कह रहा है स्क्रीन देखने को? नहीं सर, अब तो नहीं देखती हूँ ज्यादा। ऐसे थोड़ी ना देख के, ऐसे कोई पढ़ाई थोड़ी ना होती है यार, देख रहे हो यहाँ वहां चल रहा है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस होना चाहिए स्क्रीन। स्क्रीन जैसे देखते ही रहोगे तो क्या फायदा उसका? तब तो वो बन गए आप, आपकी पर्सनैलिटी पैसिव हो गई स्क्रीन के लिए। अभी जो हम बात कर रहे थे, आपकी पर्सनैलिटी को स्क्रीन ने कंडीशन कर दिया। होना उल्टा चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी स्क्रीन को कंडीशन करे ना, रादर देन यू गेट कंडीशन बाय इट। तो भाई उन्होंने कहा अडेप्टिव, अडेप्टिव, उसको क्या कहा उन्होंने? अडेप्टिव अपग्रेडिंग का। इन हिज वर्ड्स, इन हिज वर्ड, इन हिज वर्ड, इन ऑर्डर टू, क्या कहा उन्होंने? इन ऑर्डर टू बी डिफरेंशिएशन, in order to be differentiation, providing a balanced and more evolved system each newly differentiated substructure, each newly differentiated substructure must have increased adaptive capacity. क्या होनी चाहिए? must have increased adaptive capacity for performing its primary function as compared to the performance of that function in the previous structure. तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे? एक तो प्राइमरी है,
परफॉर्मिंग इट्स प्राइमरी, प्राइमरी इज द कीवर्ड, एज कंपेयर टू द परफॉर्मेंस ऑफ दैट, दूसरा कीवर्ड क्या है, दैट। यानी कि कोई भी नया सब सिस्टम जो बन के आएगा, वो जब कोई फंक्शन करेगा तो जो पुराना सिस्टम वही फंक्शन कर रहा था, तो नए सिस्टम उसको ज्यादा अच्छे से कर पाए। दिस इज ए हाईली पॉजिटिव मॉडल ऑफ सोशल चेंज। तो पॉजिटिव हो गया सब कुछ, अच्छा ही अच्छा होता जाएगा। दिस इज ए हाईली पॉजिटिव मॉडल ऑफ सोशल चेंज। Whereas when seen from Marxian theory, अगर हम मार्क्स को यही आइडिया लगा दें तो क्या हो जाएगा, सोशल चेंज लीड्स टू, क्या करता है मार्क्सियन थ्योरी में सोशल चेंज? सोशल चेंज लीड्स टू रिवॉल्यूशन। हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। That is why Parson is seen as a conservative sociological theorist. कि भाई अच्छा ही अच्छा ठीक है अपना, he is seen as a conservative sociological theorist. एक पॉइंट हो गया ये। Secondly, he argued that process of differentiation leads to new set of problems of integration for society. New set of problems of integration. New set of problems of integration for society. Because as subsystems proliferate, जैसे ही नए सबसिस्टम बन के आएंगे बहुत सारे, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आएगी। देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन स्लैश नहीं, कोऑर्डिनेशन ही ठीक है। देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो ऑपरेशंस है सोसाइटी के, उसके कोऑर्डिनेशन में फर्क आएगा। देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेशंस। देयर इज, और सीधा लिखो, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द यूनिट्स। ठीक है जी, in the paragraph. A society undergoing evolution, must move from a system of ascription, ascription यानी ascribed, यानी कोई चीज आप बोलते हो कि ये तो ऐसे ही होता है जी, आरोपण कह सकते हैं इसको हिंदी में हम, कि भाई ये बोल दिया, ascribe कर दिया। फ्रॉम सिस्टम ऑफ ascription टू अचीवमेंट। भाई आपको जो बोला है वही हो, तो उसकी जगह अचीवमेंट। अभी आप क्या हो, अभी आप एस्क्रिप्शन स्टेज में हो और जाना कहां चाहते हो, अचीवमेंट की स्टेज में। तो उसने बोला फिर क्या होगा, therefore many skills and abilities are needed
बहुत सारे स्किल चाहिए, बहुत सारी एबिलिटी चाहिए टू हैंडल more diffuse subsystems, to handle more diffuse subsystems. ज्यादा जो सबसिस्टम है सोसाइटी के, वो जो डिफ्यूज सबसिस्टम है, उनको हैंडल करने के लिए सोसाइटी को ज्यादा वो चाहिए ना, ज्यादा एबिलिटी, ज्यादा थिंकिंग चाहिए. therefore generalized abilities of people, जैसे कह दिया भाई तू तो यही कर सकता है, तू तो यही करेगा. जनरलाइज्ड एबिलिटीज ऑफ पीपल मस्ट बी फ्रीड, उनको उससे मुक्त कर देना चाहिए. मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम देयर एस्क्रिप्टिव बॉन्ड्स so that they can be utilized by society. So that they can be utilized by society. हाँ, जैसे भाई होम मेकर है तो होम मेकर ही है उसका प्राइमरी आइडेंटिटी. हो सकता है वो गुड डिसीजन मेकर भी हो, गुड प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो, गुड मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, गुड थिंकर भी हो. वो सब लीडरशिप क्वालिटीज कहाँ जाएंगी? वो भी तो होनी चाहिए. लास्ट पैराग्राफ, लास्ट मतलब हम देखते हैं अगर क्या कहना चाह रहा है वो. द वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी, द वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी एज अ होल मस्ट अंडरगो चेंज. तो वैल्यू सिस्टम भी चेंज करने की बात हो रही है, पूरा चेंज होना चाहिए. must undergo change. Because of social structures and functions, because of social structures and functions get increasingly differentiated, get increasingly differentiated. And it becomes harder for the society. It becomes harder for society, harder for society's value system. जो सोसाइटी का जो वैल्यू सिस्टम है ना, वो उसको झेल नहीं पाता है. It becomes harder for society's value system to encompass it. उसको वो ले, उसको अंदर समाहित कर ले, ऐसा वो नहीं कर पाता. Therefore, differentiated society requires a value system. Therefore, differentiated society requires a more differentiated society requires a value system having higher level of generality, यानी उसकी जो सोचने की क्षमता, उसकी जो महसूस करने की जो वैल्यूज की जो है वो ज्यादा होना चाहिए. हायर लेवल ऑफ जनरलिटी in order to legitimize the wider variety of goals and functions of its subunits. In order to legitimize wider variety of goals and functions of its subunits. यानी कि सोसाइटी डिफरेंशिएट हो गई, वैल्यू सिस्टम छोटा है,
तो वैल्यू सिस्टम को भी बड़ा होना पड़ेगा, संकीर्ण मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। उस मानसिकता के जो पैमाने हैं, वो वैल्यू के जो पैमाने हैं वो चौड़े होने चाहिए, वो इतने चौड़े होने चाहिए उसके बाल्टी के मुंह की तरह कि उसके अंदर सब कुछ आ जाए, ताकि चीजों को वो हैंडल कर सके। ताकि जो गोल है, अब आपका गोल एग्जाम है तो भाई आपको 2 गाली भी सुननी आनी चाहिए, आपको जो है बुरा भी नहीं मानना है, आपको खुश भी होना है, आपको पॉजिटिव भी होना है, आपको रिसोर्सफुल भी होना है, आपको लॉजिकल भी होना है, आपको रेशनल भी होना है, आपको बेसिकली दुनिया से अलग होना है। क्योंकि जो दुनिया है उसमें 100 तरह के सब सिस्टम है और आप उन सब सिस्टम के ऊपर बैठना चाहते हो, तो आपके मस्तिष्क का सब सिस्टम तो ऑलरेडी चौड़ा होना चाहिए। आप बने हो सब सिस्टम, बनना चाहते हो सुपर सिस्टम। तो सुपर सिस्टम बनने के लिए तो जो अगर सोसाइटी डिफरेंशिएट होती चली जाएगी तो जो उसका वैल्यू है, जो वो है, मतलब जो हमने कहा जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना। लेकिन होता क्या है, बट इट मीट्स रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्टेंस मिलता है, बट इट मीट्स रेजिस्टेंस फ्रॉम ग्रुप्स having commitment to their own narrow value systems, okay, their own narrow. It is also true that evolutionary cycle, ये भी सच है कि evolutionary cycle will not affect all societies equally. सारी सोसाइटी पे इक्वल कैसे अफेक्ट हो जाएगा? will not affect all societies equally. Some may promote it, some may promote and some may disable. रोक देंगी उसको, डिसेबल हो सकता है, डिटेरियोरेट भी हो सकता है। some may promote, some may disable, deteriorate, handicap, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, impede हो सकता है, बेसिकली रुक जाएगा कोई भी कारण से, जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। So Parsons' interest was in societies where developmental breakthrough occurs. जहां पे डेवलपमेंटल ब्रेक थ्रू होते हैं, ब्रेक थ्रू इज द की वर्ड, डेवलपमेंटल ब्रेक थ्रू विद इन कोट अनकोट, because here his general evolutionary model will be followed. जहां पे ब्रेक थ्रू होगा ना, वहां पे उसका जनरल इवोल्यूशनरी मॉडल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो फॉलो किया जाएगा। Because here his general evolutionary model will be followed, which is having stages, but not unilinear in nature. स्टेज तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक स्टेज के बाद दूसरी तीसरी ऐसे एक्सेलेरेटर जैसे चलता है ऐसे हो जाएगा, नहीं, स्टेजेस हैं, लेकिन स्टेजेस यूनिलिनियर नहीं है। स्टेजेस जो है एकात्मक नहीं है पूरी की पूरी की भाई एक दूसरी तीसरी चौथी, जैसे दुकान में सामान रखा होता है, ऐसे नहीं है। स्टेजेस तो हैं लेकिन यूनिलिनियर नहीं है वो, ओके, कंटिन्यूअस नहीं है, ओके, दे आर नॉट यूनिलीनियर, ब्रैकेट में लिख दो, नॉट कंटिन्यूअस। So 3 broad evolutionary stages according to him, 3 जो स्टेजेस थी according to him, क्या क्या थी वो? एक प्रिमिटिव, एक इंटरमीडिएट और एक मॉडर्न।
एक प्रिमिटिव, एक इंटरमीडिएट और एक मॉडर्न। एक प्रिमिटिव, एक इंटरमीडिएट, एक मॉडर्न। And they are differentiated on the basis of cultural dimensions. They are differentiated. कैसे differentiate करोगे? प्रिमिटिव, इंटरमीडिएट और मॉडर्न को कल्चरल डायमेंशंस के बेस पे करोगे। कल्चरल डायमेंशंस जैसे आप ऐसे एरो बनाओ, प्रिमिटिव और इंटरमीडिएट को ऐसे करके जोड़ो, प्रिमिटिव और इंटरमीडिएट को जोड़ो, तो वो कैसे पहुंचोगे? प्रिमिटिव टू इंटरमीडिएट हो गया डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी रिटन लैंग्वेज से आप प्रिमिटिव से इंटरमीडिएट तक पहुंच सकते हो। और इंटरमीडिएट टू मॉडर्न को भी ऐसे एरो से जोड़ो, वो कैसे पहुंचोगे? उनके भाषा में कहा जाए लॉज। लॉज क्या है? लॉज आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोड्स ऑफ नॉर्मेटिव ऑर्डर। लॉज आर institutionalized codes of normative order. Laws क्या है? Institutionalized code of normative order. कोड है ना ये नॉर्मेटिव ऑर्डर के, ऐसा होना चाहिए, वही तो होते हैं लॉ। फिर उसके बाद क्या है? ये हो गया हमारा he proceeds to analyze a series of specific societies. अब क्या किया उसने एनालाइज किया सीरीज ऑफ स्पेसिफिक सोसाइटीज। सीरीज ऑफ स्पेसिफिक सोसाइटीज को उसने स्टडी किया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन, फ्रॉम प्रिमिटिव टू मॉडर्न सोसाइटी। उन्होंने सीरीज ऑफ सोसाइटीज को स्टडी किया इवोल्यूशन के तरीके से प्रिमिटिव से मॉडर्न तक। ठीक है जी। So his analysis of evolution is an attempt to order structural types. क्या कर रहा है वो? ऑर्डर कर रहा है। is an attempt to order structural types and relate them sequentially. भाई पहला एक प्रिमिटिव है, फिर इंटरमीडिएट है, फिर मॉडर्न है, उसको उसने सीक्वेंस में भी रखा, और वो उनको कहना चाहिए हमें कि वो जो है he is attempting to order analysis of evolution not in terms, मतलब analysis of evolution in terms of structural types and relate them sequentially, but not in terms of process नहीं बता रहा है वो, but not in terms of process. So it is a structural analysis. संचरणात्मक है ये, संरचना को बता रहा है वो, प्रक्रिया नहीं बता रहा है वो, संरचना बता रहा है। It is not a process, it is a structural analysis. Okay, in spite of his goal to be looking at change, वो तो सोशल चेंज को देख रहा था ना। in spite of his goal for looking at social change, he is committed to study of structures and functions. He is committed to the study of structures and functions. ठीक है जी।
इसके बाद हो जाएगा जी जनरलाइज मीडिया ऑफ, एक उनका छोटा सा रह जाता है इंटरचेंज। फिर हम आ जाते हैं रॉबर्ट मर्टन्स के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे, कल आ जाएंगे हम उस पे। उसका भी बहुत ज्यादा वो नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, उसका भी क्रिटिसिज्म किया और हमने बात खत्म की। सिस्टम थ्योरी जो है थोड़ी सी बताई, जो मतलब जो भी मतलब मर्टन से रिलेटेड जो है वो हम बात करेंगे। बोलिए। हमें तो रॉबर्ट मर्टन को पढ़ना है बस, इसके क्रिटिसिज्म करने हैं हमें, उससे ज्यादा जाना ही नहीं है बाकी सिस्टम्स में। बाकी और तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है वो। ठीक है जी। और बताइए। तो चलिए किरण जी, आप तैयार हैं? Yes, sir. चलिए फिर शुरू हो जाइए। Sir, can I share the slide? तो मैं कब रोक रहा हूँ? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर आपको आपने अलाउ करना पड़ेगा। आपने जो तो कहाँ है, वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट ए टाइम, मैंने तो बोल तो दिया एडवांस शेयरिंग ऑप्शंस। हाँ, वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट ए टाइम, आप शेयर कीजिए। अच्छा, ओनली होस्ट। लो भाई, हु कैन स्टार्ट शेयरिंग व्हेन समवन एल्स इज शेयरिंग? लो, मैंने सेटिंग चेंज कर दी, करो जी। Sir, is my screen visible? No. No. Is it visible now? No. No. Indu, is it visible? My screen is visible. Yes. No, it's visible. Can you see this PPT? Yes. Yes. Shall we discuss about, shall we start with this? Hello. Yes. Shall we start discussing it? Sir is there. No, sir is not there. So shall we discuss it? Yes, definitely. Okay. So because we have a limited time, I'll just discuss a very few points which I found that are important related to Karl Marx. So if I talk about Karl Marx, his one quote I felt very important,
which is philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. Means he always wanted to change the philosopher's interpretation. He said that whatever the philosophers think, we should not keep or take it for granted. We need to change it. So he was a German philosopher and he was born in 1818. He studied at University of Bonn, which is in Germany, and he was very much influenced by Hegel. Friedrich Engels was his friend, and he prepared Communist Manifesto. And because of his ideas, he was exiled from Germany and he went to England, where he died in 1883. If we talk about the works, he wrote Communist Manifesto, Das Kapital, Class Struggle, Wage, Labor and Capital, The Process of Circulation. These are few works of Karl Marx. So the important elements discussed by him are dialectics, dialectical method, human potential, alienation, class conflict, historical materialism and communism. The first most important concept is dialectics. So dialectics is based on the centrality of contradiction, that conflicts of opposites will exist. यानी कि हर जगह पे कहीं मतलब डायलेक्टिसिज्म रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शंस रहेंगे, दो ऑपोजिट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा. सो कॉन्ट्राडिक्शंस एग्जिस्ट इन रियलिटी, लाइक अनलाइक हेगल ने भी ये कंसेप्ट दिया था डायलेक्टिक्स का, लेकिन अकॉर्डिंग टू हेगल इट एग्जिस्ट ओनली इन माइंड, but according to Karl Marx they exist in reality in social world. For example, contradictions exist between the capitalist and the worker. So the contradictions can only be changed through struggle. When exploitation of the lower class is done by the capitalist, then the confliction will arise and social change will occur. This is an example to show dialectics in mathematics, where there is a dialectics between differentials and integers. In mechanics, if action is there, there is a reaction also. In chemistry, if there is combination, there is dissociation. And in society, if the exploiter is there, then the exploited will be there. The exploiter is the dominant class and the exploited is subordinate class. So this dialecticism exists in the society in this way. If we talk about dialectical method, he said that social values are not separable from social facts. They are intertwined and emotional involvement cannot be separated. So social values, social facts and emotional involvement will always be there, and social influences flow in multiple directions, not a cause and effect of relationship. मतलब ये cause और effect के relationship में exist नहीं करते, पर social influences society के अंदर हमेशा रहते हैं. जैसे कि उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि थीसिस, अगर कोई थीसिस होगा तो उसके अगेंस्ट एंटी थीसिस आएगा, और थीसिस और एंटी थीसिस के डायलेक्टिसिज्म की वजह से सिंथेसिस होगा. ये जो सिंथेसिस है ये न्यू थीसिस होगा. दिस न्यू थीसिस विल अगेन हैव सम एंटी थीसिस, और उसके बाद फिर से न्यू सिंथेसिस होगा. तो एंड द प्रोसेस विल गो ऑन. जैसे कि डायलेक्टिक्स में उन्होंने बताया था कि हर मतलब एक चीज के अगेंस्ट ऑपोजिट कॉन्फ्लिक्ट में कोई चीज एग्जिस्ट होगी, वही उन्होंने ये थीसिस और एंटीथीसिस से एक्सप्लेन किया है. फॉर एवरी थीसिस देयर विल बी एंटीथीसिस एंड फॉर दिस एंटीथीसिस देयर विल अगेन बी अ न्यू थीसिस और सिंथेसिस. इसी तरह से मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इन द सोसाइटी कैन ऑलवेज बी प्रूव लाइक दिस, वेयर द पेट्रियार्कल सोसाइटी वाज देयर, देन प्लेबियंस वाज देयर, फिर फ्यूडल लॉर्ड्स आए, फिर उसके बाद जिस तरह से चेंज होते होते बर्गेजी, कैपिटलिस्ट, प्रोलेटेरिएट एंड देन रिवॉल्यूशन will come. So he said that the society will change with time, और इसी तरह से revolutions के साथ change आते रहेंगे. This is the diagrammatic representation of the picture which sir has already discussed, कि actors in the present and past and future, they are all related to each other. Large scale structure which existed in the past, they are related to the large scale structure which exists in present, and the present is related to future. So these actors and large scale structures of the past are related to the present large scale structure and actors, and the actors and large scale structures of present will be related to the future. So they are correlated with each other. He was a political possibilist. ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज करंट सोशल ट्रेंड ऑल्सो गिव्स डायरेक्शन टू द फ्यूचर रियलिटीज ऑफ सोसाइटी. इसीलिए पॉलिटिकल नेचर के ऊपर वो इफेक्ट डालते हैं. हमारे पास जब लिमिटेड चॉइसेस होंगी सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी के अंदर क्लास स्ट्रगल आएगा.
क्लास स्ट्रगल होने के बाद दो सिचुएशंस होती हैं, आइदर वन कैन गो रिवॉल्यूशनरी और वी कैन फेस द सिचुएशन। अगर लोग रिवॉल्यूशन करते हैं, इफ दे फेस द सिचुएशन देन द सिचुएशन विल एग्जिस्ट, बट इफ दे गो रिवॉल्यूशनरी देन communism will appear. So he was the one who explained the current situations of the society according to political nature और on the behavior of society के ऊपर political effect कैसे पड़ेगा, that is why he is called to be a political possibilist. अब उन्होंने ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में बताया कि ह्यूमन पोटेंशियल देयर आर वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। उन्होंने ऑब्जेक्टिफिकेशन बताया कि किस तरह से नीड्स इंक्रीज होते होते किस तरह से ऑब्जेक्टिफिकेशन आता है। ही सेड स्पीशीज बीइंग का कंसेप्ट उन्होंने दिया, द पोटेंशियल एंड पावर्स दैट आर यूनिकली ह्यूमन दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम अदर स्पीशीज। इंडिविजुअल जो है ह्यूमन है वो उसकी कुछ अलग पोटेंशियल्स और पावर है जो उसे अलग बनाती है बाकी इंडिविजुअल से सोसाइटी के अंदर। तो वो जो एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है वो स्पीशीज बीइंग का कंसेप्ट उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि ह्यूमन नेचर इज वल्नरेबल एंड चेंजेबल और सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू नीड्स। यानी कि अगर हम स्ट्रगल करेंगे टू अचीव समथिंग देन वट एवर वी अचीव विल अगेन स्ट्रगल टू अचीव अ बेटर थिंग। इसी तरह से उन्होंने लेबर के कंसेप्ट में बोला कि लेबर जो है ह्यूमन पोटेंशियल के साथ कोरिलेटेड है और यही लेबर जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है ह्यूमन नेचर को। एलिनेशन के अंदर उन्होंने कहा कि लेबर और ह्यूमन जो है इट इज प्रिवेंटेड रिलेशन बिटवीन लेबर एंड ह्यूमन। एलिनेशन जो है एक रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन है। कॉज ऑफ एलिनेशन इज स्ट्रगल एंड कैपिटलिज्म हैविंग डिवास्टिंग इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। वर्कर्स आर एलिनेटेड फ्रॉम फेलो वर्कर्स। अब एलिनेशन के अंदर जो वर्कर्स है इफ दे विल ऑलवेज जो लेबर टेंडेंसी है व्हेन दे विल बी वर्किंग इन देयर ओन सेटिंग दे विल बी एलिनेटेड। वो अपने फेलो वर्कर्स से एलिनेट हो जाएंगे और जो रियल सोसाइटी है उससे एलिनेट हो जाते हैं। एंड कमोडिटीज के लिए उन्होंने बोला कमोडिटी फेटिशिज्म विल अपीयर, thingification will appear and reification will appear. If इसके लिए मतलब reification क्या है? Reification is the process of attributing concrete from the abstract concept. For example, reification का एक example है कि if a red rose may be simply reification of concept of love. हर एक चीज का अलग अलग कंसेप्ट हो सकता है। reification is a complex idea for when you treat something immaterial like happiness, fear, evil or material things। यानी कि किसी भी material thing का immaterial representation जो है वो reification है। Circulation of commodities, as this has been already discussed by sir in the class, कि commodity के exchange में जब money आएगा और उस money से फिर commodity ली जाएगी then this is limited to commodity। लेकिन अगर money से commodity purchase करके और उस commodity को sale करके फिर money आता है तो this shows surplus values। And similarly in case of capital motion, जब money आएगा it will lead to earn more capital. This capital will give you more money and the process will go on. This is ongoing process is called as accumulation of commodities or capital accumulation. Exploitation is more than accidental unequal distribution of wealth। जो unequal distribution of wealth है वो exploitation के behavior को या exploitation tendencies को provoke करेगी। Laborers are going by will and demand of the capitalist। उसी के हिसाब से laborers will work according to the need and demand of the capitalist and this will lead to unemployment। Reserved army of unemployment will be created because the laborers are working only for the capitalist and according to the desire of the capitalist। तो जो rate of surplus होगा वो degree of exploitation, ज्यादा काम कराने के लिए capitalist को ज्यादा exploit करना पड़ेगा labor को। So this will lead to increased rate of exploitation will lead to more surplus। So general law of capital accumulation appears here। जैसे जैसे exploitation बढ़ता जाएगा capital accumulation of wealth increase होती जाएगी। एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाज आल्सो गिवन बाय हिम। क्लास कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उन्होंने बताया कि दो ग्रुप्स के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, प्रोलिटेरिएट है, रिवॉल्यूशन है। प्रोलिटेरिएट जो है वो इनएविटेबल इंक्रीज ऑफ प्रोलिटेरिएट विल बी देयर। जो कैपिटलिस्ट है वो जैसे जैसे ग्रोथ करने के लिए मतलब टेंडेंसी टू इंक्रीज देयर वेल्थ,
so they will exploit more, and there will be a conflict between the employer and employee, or the bourgeois or the proletariats के बीच में जो conflict आएगा, that is given the name as class conflict. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में उन्होंने बताया कि एक बेस होगा और एक सुपर स्ट्रक्चर होगा, जो इसके का एग्जांपल यू कैन सी इन दिस पिक्चर आल्सो, कि बेस के अंदर एक इकोनॉमिक और मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेस है, और सुपर स्ट्रक्चर उसके ऊपर बनेगा, जैसे कि कॉन्शियसनेस है या इंस्टीट्यूशंस है, दे वर्क एज अ सुपर स्ट्रक्चर ऑन द बेस ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन. देन फॉर रिलीजन, कार्ल मार्क्स जो थे वो बहुत एथिस्ट थे. उनका ये था कि रिलीजन जो है, दिस गिव दिस टर्म एज ओपियम ऑफ द पीपल. ये जो सप्रेस्ड क्रिएचर्स है उनको रिलीजन एक रिलीफ प्रोवाइड करता है, और इट रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी बट इज इन इन्वर्टेड मैनर. यानी कि मतलब ये एक तरह से हमारी शेडो है या मिरर इमेज ही है रिलीजन. जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें रिलीजन के अंदर नजर आता है. कैपिटलिस्ट सिस्टम क्रिएट्स एक्सप्लॉयटेशन विच इज गिवन बाय द गिवन अ रिलीजियस फॉर्म. तो जो कैपिटलिस्ट थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को, तो उन्होंने उसे एक रिलीजियस फॉर्म देना शुरू कर दिया. बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, उन्होंने कम्युनिज्म को मतलब प्रमोट करने के लिए कोशिश की थी. टेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस बाय सोशल डिसीजंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. तो सबके बेनिफिट के लिए डिसीजन लेना, और ये टर्म उन्होंने कम्युनिज्म को दिया. देन मार्क्स कंसिडर्ड दैट क्रिटिकल क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिस्ट विल क्रिएट नेसेसरी कंडीशन फॉर क्रिएशन ऑफ सोशलिस्ट वर्ल्ड. तो उन्होंने ये कहा कि जो सोशलिस्ट वर्ल्ड है उसके लिए क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा कैपिटलिज्म का, और कैपिटलिज्म को हम रोक के ही आगे सोशलिस्ट वर्ल्ड की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल व्हाट आई कैन कंक्लूड इन अ शॉर्ट पीरियड. हेलो किरण जी. हेलो किरण जी. हाँ, आपने बोल तो दिया सारा का सारा, मैं सुन रहा था. आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर. लेकिन समझा भी दिया आपने अच्छे से, लेकिन थोड़ा लीनियर है ये. क्या है? लीनियर है. हाँ, किसी ने कोई सवाल पूछा आपसे? नहीं पूछा अभी, तो एक एक सवाल भी पूछ लो भाई मैडम से. सर एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि लोग मुझे सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं? आपसे बात मतलब मुझे नहीं पता लग रहा था वो, बिकॉज ऑफ, और मेरा कैमरा भी साथ में ऑन नहीं हो पा रहा था. कोई बात नहीं, लेकिन सुन रहे थे. आपकी आवाज अच्छी खासी आई है, आपने पूरा बोला है और फ्लो में बोला है, और इट वाज अ गुड फ्लो. मैंने को तो सब सुनाई दिया. क्यों भाई, और लोगों को सुनाई नहीं दिया? यस सर, हमने सबने सुना. सुना तो सब नहीं है. एक एक क्वेश्चन पूछ लो भाई मैडम से. पर गुड स्टार्ट, ओवरऑल अ गुड स्टार्ट, डोंट वरी. ओके सर, थैंक यू. नहीं सीरियसली, ये तो वही वाली थी ना स्लाइड जो हमने उस दिन देखी थी. सर उसमें थोड़ा और ऐड किया था. थोड़ा सा और ऐड किया. अरे कोई क्वेश्चन तो पूछ लो इंदु. मैंने बहुत अच्छे से समझा भी नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा. इंदु जी आप क्या कह रहे हो? Sir, I'm not in the situation to ask for. अच्छा, इट्स ओके. ओके, सॉरी, टेक केयर. और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है मैडम से? नहीं तो फिर हम कल शुरुआत करते हैं. किरण जी ठीक है, आप वो अपलोड कर देना, ठीक है ना? स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर की है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप अगर शेयर करना चाहें तो कर दूंगा मैं. पहले आपने मेरे साथ कर दिए तो ठीक है. एक मिनट में जरा पहले ये चेंज कर लूं. ये जो आपका जो भी सिस्टम है, ये एडवांस सेटिंग क्या है इसकी? ओनली होस्ट वन पार्टिसिपेंट. ये ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है. और आप कुछ कहना चाहेंगे इंदु जी? ओ सॉरी किरण जी. सर, इफ थ्योरी इज अप्लाइड ऑन इंडिया इन प्रेजेंट टाइम्स, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन? बताओ भाई, मार्क्सियन थ्योरी इंडिया में आज अप्लाई करोगे तो क्या होगा?
गुड क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आप सोच के कल बताना। और Yes. कुछ, और किसी को कुछ कहना है? विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. है ना।